हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे स्लाइड वायर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन। ठीक है, तो उसके बाद इसमें एक टॉपिक है पोटेंशियोमीटर और एक टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, बाकी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन उसके क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाते हैं। ठीक है, तो आज एक छोटी सी वीडियो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पोटेंशियोमीटर, जो एक लंबी वीडियो बनेगी, लगभग 1 घंटे की। ठीक है, लेकिन आज हम छोटा काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें इस यूनिट में अब सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियो रह जाती हैं बस। ठीक है, एक पोटेंशियोमीटर की और एक जो आज हम कर रहे हैं उसको आप कॉपी में करना अच्छी तरह से। उसमें छोटे मोटे क्वेश्चन काफी बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उनका बेसिक्स मैं आपको आज बता देता हूँ, उनको आपको लिखना है। ठीक है, ये काम आप वैसे 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए, कोई भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो कुछ समय के बाद कंडक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, किस तरह? देखो, मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, इसके अंदर फिक्स आयंस है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इन आयंस को टक्कर मारेंगे, ठीक है, तो इनकी थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे इनका जो टेम्परेचर है यहां पे क्या हो जाएगा हाई एज कंपेयर टू सराउंडिंग हो जाएगा ना साहब। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर से क्या होता है, बढ़ता है। और जैसे जैसे कोलिजन होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इन दोनों टेम्परेचर में एक डिफरेंस आ जाता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इन दोनों टेम्परेचर में जो डिफरेंस आता है उसी को हम क्या कहते हैं, हीट। क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस को हम किससे डिफाइन करते हैं, हीट से। ठीक है, और इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अगली बात, जूल ने इस पे स्टडी की थी। जूल ने क्या स्टडी की थी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब, जैसे ये है, ये करंट आई है, ये रेजिस्टेंस आर है, और किसी टाइम के अक्रॉस इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो जूल ने स्टडी ये की कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो उसका हीट जो प्रोड्यूस होती है वो इतनी होती है, आई स्क्वायर आर टी। ये आप बेसिकली 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके प्रूफ वगैरह सारे 10th में पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको बता देता हूं बस। ठीक है, जो हीट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, स्क्वायर ऑफ करंट पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है, देखिए किस तरह है ये फॉर्मूला। आई स्क्वायर की जगह देखो, किसी कंडक्टर के अंदर अगर हम बैटरी कनेक्ट करें तो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर स्क्वायर कॉमन का, V स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू आप निकालेंगे तो V स्क्वायर अपन में क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर। एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और V स्क्वायर अपन में क्या बच जाएगा, आर इनटू में टी। ओके, इतनी बात समझ गए आप, ये 2 फॉर्मूले समझ गए। ठीक है, अगर इनके प्रूफ आप करना चाहते हो तो 10th की बुक देख लेना, नहीं तो 2 लाइन में बता देता हूं अभी आपको इसका प्रूफ कैसे आता है। देखो फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ रखा है पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। ठीक है, इसके बाद आप देखिए इसमें किस तरह करेंगे, इसको आप चेंज कर लीजिए। देखो V इज इक्वल टू डब्ल्यू, क्यू की वैल्यू क्या होती है, करंट इनटू में क्या होती है, टाइम। भाई आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में टी, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इंटू में टी। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
वी आई टी, और डब्ल्यू इज इक्वल टू वी की वैल्यू क्या लिखता हूं मैं, आई आर, कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन, और यही वर्क किसमें स्टोर हो जाएगा, हीट में, क्योंकि वर्क और हीट क्या है, एक तो है, एनर्जी तो है। समझ में आया भाई, ये ठीक है, करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन मैंने आपको बता दिया किस तरह से आता है, ठीक है। जो काम की चीजें वो सीख आते हैं। अब यहां पे ये दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूले में एक चीज आपको दिख रही है, जो हीट प्रोड्यूस्ड है, एक केस में आपको दिख रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और एक केस में आपको दिख रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, एंड दैट इज ए कंफ्यूजन। इसमें क्या कंफ्यूजन तो है ही कि एक बार तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रही है हीट के, एक बार किसके दिख रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कौन सा सही है, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि कौन सी चीज सही है, तो आंसर यही है कि दोनों चीज ही सही है, ठीक है, लेकिन दोनों के लिए कंडीशन है, ये दोनों चीज ही सही है, लेकिन दोनों के लिए क्या है, कंडीशन है। वो कंडीशन अपनी क्या है, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, आई स्क्वायर टी जब इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट हो सेम, ठीक है, या आप इस तरह समझो, इतना क्रिटिकल वे में मत समझो आप, इसको इस तरह जान लो। जब सीरीज की हम बात करेंगे, ठीक है, जब सीरीज की हम बात करेंगे तो सीरीज में करंट क्या होता है, सेम, तो हमें फॉर्मूला ये लगेगा, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सीरीज के लिए हीट जो प्रोड्यूस होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रेजिस्टेंस के। पैरेलल के लिए जो हीट प्रोड्यूस होगी वो किस तरह होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि इसमें वोल्टेज सेम करनी पड़ेगी आपको, और वोल्टेज इसमें सेम होती है पैरेलल में, करंट किसमें सेम होता है, सीरीज में। दो बातें समझ में आई आपको कि सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस हीट पे किस तरह इफेक्टेड रहता है, ठीक है। इसके बाद इसमें दो टर्म और है, उनको करते हैं आज, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, जूल ने इस पर स्टडी की थी, ये 3 लॉ उसने दिए थे आई आर टी के बराबर। इसको प्रूफ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, इसका कारण क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। जो फिक्स टाइम टकराते हैं तो इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अब 2-3 चीजें और करते हैं, पावर एंड एनर्जी। इलेक्ट्रिक पावर, देखिए एज वी नो 11th क्लास में हमने पढ़ा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, पढ़ा था ना भैया कि पावर किसे कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन को। वही चीज यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे किसके लिए है, इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, कि जो सर्किट में करंट को मेंटेन रखेगा। दोबारा सुनिए, सर्किट में करंट को मेंटेन रखने के लिए जो वर्क डन किया जाएगा किसी टाइम के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। जैसे ये लोड है, दिस इज लोड, दिस इज सोर्स। तो जब सोर्स से हम करंट सप्लाई करेंगे, ठीक है, उसको मेंटेन रखने के लिए जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा किसी टाइम के लिए, उसको हम क्या देंगे, इलेक्ट्रिक पावर। तो फॉर्मूला वही लगाना है आपको, पावर इज इक्वल टू क्या होता था, W अपॉन में T, W अपॉन में T। समझ गए इस चीज को, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको प्रूफ में बताया था कि W की वैल्यू क्या होती है, चलो ऐसे कर लो, V क्यू, W की वैल्यू क्या होती है, V इंटू में Q, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है ना, वर्क डन अपॉन में क्या होता है, चार्ज, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, V इंटू में Q, और Q की वैल्यू क्या होती है, I इंटू में T, तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो पावर अपने पास कितनी आ जाएगी, V इंटू में I, द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट, इसको हम क्या कह देंगे, पावर, ठीक है। इसमें भी वही चीजें यूज होगी। देखो अगर मैं V की जगह I रखूं
तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर। अगर मैं आई की जगह वी अपॉन आर रखूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में। तो ये तीन फॉर्मूले हैं पावर के, इलेक्ट्रिक पावर के, वी इंटू आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, अब वही कंफ्यूजन दोबारा यहां पे दिख रही है आपको साफ साफ। P is directly proportional to R and P is inversely proportional to R। ठीक है, सेम वही चीज यहां पे भी है, सेम वही प्रोसीजर यहां पे है। अगर करंट सेम होगा तो फॉर्मूला ये लगेगा, अगर वोल्टेज सेम होगी तो फॉर्मूला ये लगेगा। तो आप क्या समझे इससे, इससे हमें समझ में ही आता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है तो पैरेलल के लिए आपको फॉर्मूला वो लगाना पड़ेगा। सीरीज में करंट सेम रहता है तो सीरीज के लिए आपको फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ गए आप? ठीक है, जैसे 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 दो कंडीशन आपको दे दी हूं कि एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा रखा है जिसमें R1 जो है वो ग्रेटर देन किससे है, R2 से है, और एक आपको लगा रखा है पैरेलल में R1 और R2। कंडीशन वही है, R1 इज ग्रेटर देन R2। तो इसमें आप देखेंगे इसमें पावर जो मिलेगी आपको पहली की ही ज्यादा मिलेगी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये सीरीज में है। इसमें क्या मिलेगा, इससे अपोजिट मिलेगा। ये बात समझ रहे हो आप उस फॉर्मूले से? ठीक है ना, ये डायरेक्टली में है और ये किसमें है, इनवर्सली में। ठीक है, तो डायरेक्टली में जितना ये बढ़ेगा उतना ये पावर बढ़ेगी, इनवर्सली में जितना ये बढ़ेगा उतनी पावर कम होगी। ठीक है, तो ये तीन चीज समझ में आई आपको। इसके बाद यूनिट, तो इसकी यूनिट आप पढ़ लेना क्या है। इसकी यूनिट इसको वही कहते हैं वाट। ठीक है, पावर यूनिट क्या होती है, वाट। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी टर्म हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, देखिए देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसे कहते हैं? हाँ, एनर्जी क्या होती है, वर्क के बराबर होती है। जो भी वर्क डन किया गया होगा सर्किट के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, उसकी एनर्जी स्टोर हुई होगी वहां पे। ठीक है, और वर्क अभी अभी आपने पढ़ा था क्या होता था, VIT पढ़ा था ये अभी, प्रूफ में देख लेना आप। ठीक है, VIT और VI अभी अभी आपने पढ़ा है क्या होता है, पावर। ठीक है, VI इज इक्वल टू क्या होता है, पावर। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, पावर इनटू में टाइम। ठीक है, और इस एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर। यहां पे आप जूल में मेजर नहीं करेंगे, किस में मेजर नहीं करेंगे, जूल में। ठीक है, क्योंकि पावर हाउस से जो भी हमारे पावर मीटर के अंदर जो भी हमारी यूनिट्स आती है, यूनिट्स आप देखा होगा कि वो काफी बार नहीं आते, 4-5 बंदे और वो लिख के ले जाते हैं कि कितनी यूनिट आई। ठीक है, वो यूनिट जो मेजर करते हैं वो यूनिट किस में मेजर करते हैं, 1 किलोवाट आवर में। ठीक है, और 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 36 लाख जूल होते हैं। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 36 लाख जूल। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं करवाएंगे आप, बहुत आसान से 1 किलो को चेंज कर लेना 10 की पावर 3 और आवर को चेंज कर लेना 3600, तो 36 लाख बन जाएंगे। ठीक है, ये आप 10th में कर चुके हैं, आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है बस, इस वजह से न्यूमेरिकल आ जाए तो। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बस इतना ही है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको करता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन काफी बार, जैसे पावर डिसिपेशन क्वेश्चन काफी बार आ जाते हैं। ठीक है, एक नंबर में, जैसे अब की बार भी आया था पावर डिसिपेशन का क्वेश्चन है। तो कोई भी सर्किट आप मान लें, जैसे कोई चीज आपको रखी होगी, 3 रेजिस्टेंस है, 3 इक्वल रेजिस्टेंस है। ठीक है, 3 इक्वल रेजिस्टेंस है, 3 इक्वल रेजिस्टेंस है, 3 इक्वल रेजिस्टेंस है। 3 इक्वल रेजिस्टेंस है, 3 इक्वल रेजिस्टेंस है, 3 इक्वल रेजिस्टेंस है। ठीक है,
उनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है पहले, और उसके अक्रॉस जो ईएमएफ जो वोल्ट बैटरी है वो 10 वोल्ट की है। ठीक है, ये अजम्पशन कर रहा हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी है। अगर उन्हीं को हम पैरेलल में अरेंज कर दें तो उसमें कितनी पावर डिसिपेट होगी। देखो जैसे ये कर रखा है कि 3 रेजिस्टेंस शुरू में किसमें दे रखे हैं आपको, सीरीज में इक्वल रेजिस्टेंस है तीनों। ये वैल्यू आप उसमें रखते हो, दिक्कत नहीं है, मैं तो अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ठीक है, तो सीरीज में 3R हो गया। ठीक है, उनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट की है, और कुछ भी ये रखा है कि अगर हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करें इतनी ही वोल्टेज पे तो पावर कितनी डिसिपेट होगी। तो वोल्टेज सेम है तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, V² अपॉन में RS। ठीक है, और V² अपॉन में RS कितना है 3R। ठीक है, अच्छा तो इसमें वोल्टेज सेम दे रखी है, तो पावर पहले केस में मान लेते हैं कुछ भी दे रखी होगी, जैसे 10 वाट दे रखी है, कुछ भी मान लो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं पावर पहले केस में दे रखी 10 वाट दे रखी होगी। ठीक है, तो V² अपॉन में RS कितना आ जाएगा 30 वाट 30। ठीक है, अब ये पूछ रखा है अगर इन्हीं को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें। ठीक है, अगर इन्हीं को हम पैरेलल कनेक्ट कर दें तो पावर सर्किट में से कितनी डिसिपेट होगी। क्वेश्चन में क्या था कि 3 रेजिस्टेंस जब इक्वल रेजिस्टेंस हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखे थे 20 वोल्ट अक्रॉस बैटरी के, दोनों की सेम वोल्टेज है, और उसकी पावर पहले केस में 10 वोल्ट डिसिपेट हो रही थी। ठीक है, अगर हम इन्हीं को ही पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो कितनी डिसिपेट होगी। देखो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा R/3, और P क्या हो जाएगा V² अपॉन में RP और अपॉन में 3, और 3 कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। भाई देखो ना, V² अपॉन में RP अपॉन 3 था ना, तो 3 कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और V² अपॉन में R की वैल्यू, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले नहीं आ रहा था 30 और 3, तो कितना आ जाएगा 90। इसका मतलब जब हम इनको रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कितना पावर डिसिपेट होगी 90 वाट। ये मैंने एक जरूर से एग्जांपल दिया आपको, मतलब इस तरह की तरीके के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चलना चाहिए कि पावर कंजप्शन किस तरह हो सकती है, हीटिंग किस तरह हो सकती है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आज आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है, तो उसको आप ट्राई करना। ओके, अगर आपसे हो पाए तो देखिए, ये इसको कॉपी में करना सभी, अगर आपसे हो पाएगा तो मैं समझूंगा कि आपने भाई क्वेश्चन आपको टॉपिक आया है। ठीक है, ये कोई 9 वोल्ट की बैटरी है, ये कोई 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसमें आपको करना है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड in 1 second, 1 मिनट। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को चाहे आप आएंगे ना बुक में देखना, कोई इस तरह के मिल जाएंगे आपको। ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे कि इस तरह का रेजिस्टेंस, आप इस तरह का सर्किट आपको दे रखा है, उसमें हीट प्रोड्यूस करनी है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, सर्किट डायग्राम को सोल्व करेंगे, करंट देखेंगे, फिर हीट बताएंगे अलग अलग, सभी रेजिस्टेंस के अलग अलग H1 H2 H3 कितना आएगा। तीन के क्रॉस, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आपको कॉपी में ही करना है। ठीक है, ताकि आपको हीट का पता चला रहे। ठीक है, एक छोटी सी बात और इसमें बता देता हूं आपको। ठीक है, काफी बार पूछ लेते हैं मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम, ये क्या चीज होती है। ठीक है, जैसे काफी बार आ जाए मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम आप यूज कीजिए, तो मैक्सिमम इसका प्रूफ कुछ नहीं है सिलेबस के अंदर, ये सिलेबस के अंदर भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए ये होता क्या है। तो मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम क्या होती है कि
जब किसी भी ईएमएफ सोर्स के वोल्टेज के इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाए तो उस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये शायद आपको बुक में मिल जाएगा, लाइन में मिले तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको याद रख ले कि क्या होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर हो जाए तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है थ्योरम में। ठीक है, स्पेशल केसेस ना, इसके स्पेशल मतलब वो एप्लीकेशन आपको पता ही है कि बल्ब हम जलाते हैं तो ग्लो करने जाता है, टंगस्टन वायर क्यों ग्लो करती है, किसका रेजिस्टिव ज़्यादा होता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट कैसे दिखता है हमें, गीजर कैसे गर्म होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे हीट एनर्जी में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या लिखना है। ठीक है, ये चैप्टर आपके सिलेबस में वैसे मेंशन नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन इस पे एक आध नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है और कंपटीशन लेवल में से क्वेश्चन एक ना एक आपको जरूर मिलेगा। पावर कितनी कंजम्पशन हुई, पावर कितनी सप्लाई हुई, एनर्जी किस तरह ट्रांसफर हुई, यूनिट कितनी आई, हीट किस तरह प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो आपका नीट IIT जो भी आप अगर कंपटीशन के रूप में आप देखना चाहते हैं तो उसके सिलेबस में, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। ठीक है, मतलब जो इसका बेसिक था वो मैंने आपको दे दिया है। इसके क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, जो नहीं आएंगे आप मेरे से पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। ठीक है, आप इसमें CBSE बोर्ड से रिलेटेड एक टॉपिक बचता है बस, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, कि पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक ही वीडियो बनाएंगे उसके 2 पार्ट में। तो नेक्स्ट जब टर्न आएगी तो उसको हम करेंगे पोटेंशियोमीटर को। यहाँ तक आप काम करना, यहाँ तक आपको कोई डाउट लगे ठीक है तो आप मेरे से पूछना। ओके, गुड बाय।